जीभ का टेस्ट पेट में जाता वेस्ट हो जाता, बीमारी बनती वो गेस्ट बन जाती, और डॉक्टर करते हैं उसका क्या टेस्ट, तब अपने रुपए होते हैं वेस्ट। इसलिए घर की रोटी और घर की सब्जी है बेस्ट। जीभ का टेस्ट पेट में जाता हो जाता वेस्ट, बीमारी बनती वो बन जाती गेस्ट, और डॉक्टर करते उसका टेस्ट, तब अपने रुपए होते बेस्ट। इसलिए घर की रोटी और सब्जी सबसे बेस्ट। अगर आप घर की सब्जी रोटी खाएंगे तो निश्चित रूप से सबसे बेस्ट अपने जीवन को जिएंगे। और वो बहुत सुंदर सी बातें मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि हमें किस माह में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पूरा डिटेल्स उसका आप लोगों के बीच में जो इकट्ठा किया और रखा है वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। 2 महीने बता दिए थे। आने वाले 8 महीनों में सबसे तीसरे नंबर पर महीना आता है जेठ मास, ठीक है ना। तो ज्येष्ठ मास को आपके बीच में रख रहा हूँ कि कौन कौन सा अनाज इस महीने में खाना चाहिए। तो कहते हैं कि अनाज में जौ और जौ का सत्तू बिल्कुल जेठ मास में बहुत अच्छे से खाना चाहिए। लेकिन ये जौ और जौ के सत्तू के 4 नियम हैं, उन 4 नियमों को का ही पालन करके खाना चाहिए। वो 4 नियम अभी कौन से हैं तो मैं आपके सामने वो 4 नियम, अधिकतर वो गलती होती है सत्तू खाने में, वो जो गलती होती है उसको ध्यान रखना होगा। अगर हम मान लो वो नियम अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा, और वही सत्तू जो लाभकारी है वो हानिकारक हो जाएगा अगर हमने वो सत्तू के अगर हमने नियमों का ध्यान नहीं रखा। तो सबसे पहला कि जब भी आप सत्तू खाएं तो सत्तू में बाद में पानी ना मिलाएं, ध्यान रखना। पहला नियम क्या है, सत्तू खा तो रहें लेकिन सत्तू से आपको लगता है पतला करना है, तो पतला करने के लिए आप जो बाद में पानी मिलाते हैं वो बाद में पानी बिल्कुल ना मिलाएं। अगर आप बाद में पानी मिलाते हैं तो वो सत्तू हानिकारक हो जाता है, वही सत्तू आपके लिए दुष्कारक बन जाता है, वही सत्तू आपके लिए इतना शरीर के लिए दुखदाई हो जाएगा कि आपको खुद को लगेगा ये क्या कर लिया, है ना। फिर दूसरी बात ये है कि वो जो सत्तू है उस सत्तू को कभी पेट भर के ना खाएं, ठीक। तीसरी बात ये कि वो जो सत्तू है वो जब पेट भर जाए तब ना खाएं, मतलब जब पेट भर जाता है तब उसको सत्तू को हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर हमने मान लीजिए तब सत्तू ले लिया तो वो भी ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मुझे याद तो नहीं है, जितना याद है उतना बता रहा हूँ कि सत्तू के मैंने नियम लिखे हैं, अपनी डायरी खोल रहा हूँ, आपका पुण्य होगा तो मिल जाएगा, बहुत बड़ी डायरी है। तो 3-4 नियम तो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला क्या है कि बाद में सत्तू में पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जब पेट भर जाए तो सत्तू को क्या नहीं करना, नहीं खाना। तीसरा नियम क्या है कि हाँ, अब तीसरा मतलब पतला हो, ये नियम याद आ गया कि तीसरा कैसा हो, चबा के नहीं खाना, ध्यान रखना। तीसरा क्या है, चबा के नहीं खाना, पतला होना चाहिए वो। लेकिन आप लोग चबा के खाते नहीं, सत्तू को चबा के नहीं खाना है, सत्तू को पीने का नियम है। अगर वो गाढ़ा रहा तो नुकसान कर जाएगा, वो वायु कारक बन जाएगा, वो वात कारक बन जाएगा, है ना। और पेट भर के नहीं खाना और चबा के नहीं खाना, और उसके अलावा हाँ, बिना मीठे के नहीं खाना। ये 4-5 मुझे मिल नहीं रही, डायरी खोलता रहा हूँ मैं लेकिन मिल नहीं रहा है। ये 4-5 मुझे याद आ गए, ये मैंने बता दिया कि बिना मीठे के नहीं खाना, मीठे के साथ ही उसका सेवन करना, नहीं तो वही जो सत्तू है वो हानिकारक बन जाएगा। देखता हूँ कल और याद आ गया, एक आध नियम और बाकी है, तो ध्यान रखना। तो जेठ मास में आपको जौ का सत्तू खाना चाहिए। ज्वार बहुत अच्छी होती है, और पुराना चावल, इस माह में पुराना चावल लेना चाहिए। मक्के की वो जो आप क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न लेना चाहिए। मोठ, मूंग, तुअर, मसूर, चना और भुना चना। मुझे वैसे तुअर के लिए मना किया था, लेकिन कल ही अभी हाल ही में सुबह सुबह इसका अध्ययन कर रहा था और आचार्य के मुख से भी सुना था कि तुअर की दाल खाना है तो क्या खाना है, तुअर की दाल बिना घी के नहीं खाना। अगर घी के बिना खाओगे तो वायु कारक, वात कारक है, हानिकारक है वो। और आचार्य ने एक बार ये भी बोला था कि जब भी चावल खाओ तो चावल का तोड़ तुअर की दाल है। चावल जब भी खाना हो तो तुअर की दाल से ही खाना चाहिए, और घी मिलाकर तुअर की दाल के साथ आप चावल खाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये मसूर, चना, भुना चना।
ये खाना है अन्न में। सब्जी कौन कौन सी? लौकी, करेला, ककड़ी। देखो ककड़ी चतुर्मास में नहीं खाना, लेकिन इस समय पानी की पूर्ति दिलाने वाली ककड़ी लाभकारी है। कुंबड़ा, तुरई, कुंदरू, भिंडी, ग्वारफली, सहजन की फली और बथुआ और पालक। पालक मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें लिखा है तो मैंने नोट किया है तो मैंने आपको बता दिया। फल, अब फल में बेल बिल्कुल लेना ही है, मतलब एक तो बेल लेना ही, वैशाख के बेल, लेकिन जेठ में भी बेल लेना है। जेठ में भी आपको बेल लेना ही लेना है। बेल, संतरा इस समय प्रतिदिन भली आधी कटोरी पिए, लेकिन आधी कटोरी पिए केरी का पना आपको पीना है। इससे लू नहीं लगती है। इससे अगर आप बहुत गर्मी में भी अगर चले गए और लू भी चल रही है, अगर केरी का पना क्या बोलते हैं, केरी का झोलिया क्या बोलते हैं आप, वो आपको लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी नहीं पीना है। आधी कटोरी, एक कटोरी, खूब से खूब आधा गिलास आपको पीना है, इससे कभी लगेगा। और आम, हापुस और केसर इसमें लेना है। तरबूज और खरबूज भी इस मौसम में खाना चाहिए। सफ़ेद अनार, अनार बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इस मौसम में सफ़ेद अनार को खाना चाहिए। मौसम्बी जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। सेब, केला, आंवला और नारियल, ये फल में हो गए। मसाले, इस माह में जीरा, धनिया, पुरानी इमली लेना है, लेकिन ध्यान रखना नई इमली बिल्कुल नहीं, पुरानी इमली का सेवन करना है। नई इमली खाली तो गड़बड़ हो जाएगा, और लेना ही है इमली। इसमें पित्त शांत करती इमली। अगर ये पुरानी इमली आपने ले ली, चटनी ले ली, मीठे के साथ ले ली, लाभकारी है। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि वो जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी, उतनी लाभकारी, उतनी गुणवान होगी वो इमली। और मीठा नीम, इस समय आप मीठा नीम ले सकते हैं। जो है पुदीना, और पुदीना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। जेठ मास में जैसे कहा ना आपको हमने कि पना लेना है, वैसे पुदीना आपको पूरे जेठ मास में लेना। बहुत ठंडा होता है वो, बहुत शीतल होता है वो, पानी की तृप्ति कारक होता है, संतुष्टि कारक होता है, पित्त को शांत करने वाला होता है। तो पुदीना अवश्य खाएं, और साथ में थोड़ी, ज़्यादा नहीं, हरी मिर्च भी लेना है। हल्दी का सेवन भी, और पतली दालचीनी, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में दालचीनी लेना है। और वो भी कितनी लेना है? 1 चुटकी बराबर दालचीनी का सेवन आपको करना है। बहुत गर्म होती है, लेकिन दालचीनी इस समय इसलिए लेना है कि बहुत सारी ठंडी चीज़ें हम ले लेते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ठंडी चीज़ें हमारी जठराग्नि को मंद कर दे। और ठंडी लेना भी जरूरी है, अगर हम ठंडी नहीं लेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, गर्म ले नहीं सकते। अब उस सब ठंडी को दबाने के लिए हल्की सी 1 चुटकी दालचीनी ले लें, ताकि आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त रहे, जठराग्नि बैठे नहीं। नहीं तो आपने ठंडाई भी पी ली, आपने आइसक्रीम भी खा ली, आपने पूरी ठंडी ठंडी चीज़ें पी ली, जठराग्नि मंद, फिर भूख मंद हो जाएगी। इसलिए वो गर्म होती है लेकिन जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। इसलिए दालचीनी का थोड़ी सी, लेकिन कितनी बोली? 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं, दालचीनी का सेवन करना है। और अन्न में गाय का दूध, छाछ, बहुत अच्छे से आप यहाँ गाय का दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, और छेना, रायता, नारियल का तेल। इस समय नारियल का तेल घुटनों में भी लगाना चाहिए। और नारियल का तेल आप कम से कम 2 चम्मच इस समय आप पानी के साथ, दूध के साथ या सब्जी के साथ लेंगे। जिनके घुटने दर्द हैं उन सबके घुटने दर्द भी समाप्त हो जाएंगे। नारियल का पानी इसमें बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो नारियल का पानी बहुत वातकारक होता, बहुत रियल कंडीशन में नारियल का पानी लेना चाहिए, क्योंकि नारियल का पानी इतनी ज़्यादा वात बढ़ाता है, इतनी ज़्यादा कष्टदायी है। लें तो बहुत कम मात्रा में नारियल का पानी, क्योंकि आचार्य जी नारियल पानी के निषेधक थे। फिर उसके बाद गन्ना जितना हो सकता है आप लें, लेकिन गन्ने के लिए हम आपको बोलते हैं कि गन्ने का रस ना पिए, गन्ने को चूस के लें। आप वो सीधा गन्ना लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, दांतें भी, जो आपके दांत है वो भी मजबूत होंगे, और वो जो उसका रस है वो शरीर में जाएगा, और आपने ऐसा गड़ पी लिया तो उसका आनंद नहीं आएगा। आप तो श्रावक है, आप ले सकते हैं। व्रती लोगों के लिए भले थोड़ा निषेध है वो मतलब मेहनत वाला काम, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी काम है। तो आप उस समय गन्ने का सेवन अवश्य करें। उस समय गन्ने का इसलिए कहा जाता है सेवन करना, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और ग्लूकोज पसीने के माध्यम से पसीना बहुत निकलता है, तो ग्लूकोज की कमी शरीर में हो जाती है। तो उस ग्लूकोज की कमी की पूर्ति करने के लिए वो गन्ने को लिया जाता है, तो वो ग्लूकोज की पूर्ति कर देता है, वो अंदर की कमजोरी को दूर कर देता है वो। और लेकिन मेरा तो कहना है कि आप गन्ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद देशी मिश्री, ये भी गर्मी में बहुत ज़रूरी है, वो ग्लूकोज की पूर्ति करती है, आप ले सकते हैं। नींबू
तो नींबू और मिश्री या नींबू और मीठा पानी इस समय आप ले सकते हैं। सेंधा नमक इस समय आपको लेना चाहिए। खांड मतलब वही मीठा, और पुराना गुड़, गुड़ लेना है लेकिन पुराना गुड़ लेना है। मनुक्का, खजूर, भीगे मेवे। भीगे मेवे में कौन सा? आप इस समय बादाम को भिगा कर खाएं, चिरौंजी को भिगा कर खाएं, किशमिश को, वही चीज़ गर्म होती है। मैं कह रहा हूँ आपसे, चिरौंजी अति गर्म, इससे गर्म कोई चीज़ नहीं, लेकिन अगर उसे आप भिगा कर खाएंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। वही बादाम बहुत गर्म होती है लेकिन भिगा कर खाना है, बिना भिगोए बिल्कुल नहीं लेना है। और किशमिश को भी आप भिगा कर इस समय खाएंगे तो बहुत उत्तम आपके लिए रहेगा। फिर उसके बाद क्या कम खाएं? तो कम क्या खाएं? तो कम में इस ज्येष्ठ मास में कम क्या खाना है? गेहूँ आप कम लें। क्या लेना है महाराज जी? आप ज्वार लें। आप जो है ज्वार ले सकते हैं आप उस समय। जो क्यों बोल रहे हैं? गर्मी करता है गेहूँ, और ज्वार जो है ठंडक होता है। जेठ मास में वैसे ही गर्मी बड़ी रहती है। आप उसके अलावा बिल्कुल टमाटर जो है ना, मैं तो कह रहा हूँ टमाटर ले ही ना, क्योंकि टमाटर जो होता है वो निश्चित मान के चलना आजकल वैसा बचा नहीं है। उसके जो बीज है बड़े हानिकारक होते हैं, वो जम जाते हैं तो पथरी का कारण होते हैं। कम खाएं टमाटर। सौंफ उल्टा मामला है। जेठ महाराज जी सौंफ बोल रहे हो, क्योंकि सौंफ जो होती है इसमें कम खाने को बोला है सौंफ को। आप ये मान के चलना सौंफ इस समय नहीं खानी चाहिए, लेकिन आप लोग हमेशा गर्मी में सौंफ देते हैं। खाना है लेकिन कम खाना है। सौंफ खाना है लेकिन आपको इस समय कम खाना है। राई बिल्कुल नहीं। मेथी, मेथी समझते ना, जो वो नहीं लेना है। अजवाइन, सज्जी मतलब कम खाना है। सज्जी खार, काली मिर्च, तेल, तिल, लस्सी और श्रीखंड। अब देखो मामला बिगड़ रहा है। हम लोग लस्सी और श्रीखंड खाते हैं जेठ में, गर्मी में वही लस्सी लेते हैं और वो श्रीखंड लेते हैं। लेकिन मना क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ अभी लो, आप जितना दही ले सकते हो लो। ठंड में जितना, कल भी हमारे सलील जी आए थे वेद जी भोपाल वाले, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं नहीं लेता हूँ, मैं गर्मी में नहीं लेता हूँ, मैं गर्मी में बेल लेता हूँ। मैं पूरी गर्मी बेल लेता हूँ, बेल का सेवन करता हूँ। मैं बेल के साथ दही लेता नहीं हूँ। मैं दही कब लेता हूँ? मैं दही अभी लेता हूँ। कार्तिक के बाद स्टार्ट हो जाता है श्रीखंड लेना, दही लेना। आप जितना लोगे, शरीर अभी क्या है कि दही को पचाने के लिए वो शक्ति चाहिए, श्रीखंड को बचाने के लिए शक्ति चाहिए। वो बहुत पाचक, मतलब उसके अंदर के जठराग्नि। अब जठराग्नि उस समय मंद रहती है गर्मी में, और उस समय हम दही खाते हैं, वो और मामला बिगड़ जाता है। अभी आप दही खाएं, अभी दही शरीर को लगेगा, और वो साथ साथ में आपको मोटा भी करेगा, और वो आपके विटामिन्स की पूर्ति करेगा। तो अभी दही खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उस समय तो नहीं खाना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करिए कि यहाँ पर कम खाने में तिल, लस्सी, श्रीखंड कम खाएं। ना खाएं। अब क्या बिल्कुल नहीं खाना है, इसका बहुत ध्यान रखना जेठ मास में। बाजरा बिल्कुल नहीं, बहुत गर्म होता है। उड़द बिल्कुल नहीं। कुल्थी की दाल बहुत गर्म होती है, बिल्कुल नहीं। बैंगन वैसे लेना ही नहीं चाहिए, फिर भी फूल गोभी, पत्ता गोभी, और क्या बोला है, पत्ता गोभी के साथ पपीता, लाल मिर्च, हींग, सौंठ, ये सब गर्म चीज़ें। हींग, सौंठ, लौंग, नई इमली बिल्कुल नहीं लेना, ध्यान रखना, मैंने पहले बोला पुरानी इमली लेना है। फिर उसके बाद जायफल, जावित्री, अलसी, मूंगफली, रिफाइंड तेल, केरी और डेयरी का घी, बटर और पनीर, आयोडीन, नमक, सफ़ेद शक्कर, नया गुड़। अच्छा देखो, दही नहीं लेना है ना, बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखना। लेकिन यहाँ क्या कहा, श्रीखंड कम ले सकते हैं, दही क्योंकि जो खट्टा होता है। और नया गुड़, चाय, कॉफ़ी, फ्रिज का ठंडा जो भी सामान है वो बिल्कुल नहीं लेना है। अब उल्टा होता है, उस समय हम फ्रिज का ठंडा सामान, लेकिन यह मना किया। और खमीर वाली चीज़ें हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। ये ज्येष्ठ मास का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब पूर्णिमा के बाद आषाढ़ के अनुसार खान पान में विशेष परिवर्तन हो जाता है। ये अब ज्येष्ठ मास के बाद कौन सा लगेगा? आषाढ़ मास लग जाएगा। ठीक, आषाढ़ मास में मामला दोनों रहता है, ठंडा भी रहता है, गर्म भी रहता है, क्योंकि पानी वाला मामला रहता है। तो उस समय जो अनाज है आप उसको लिख लें, अनाज कौन कौन से खाना चाहिए आषाढ़ मास में। तो कहते हैं अनाज में आप इस समय वही जौ लें, ज्वार लें, चावल लें, मक्का लें, और चना लें, मूंग लें, तुअर लें, मसूर लें और मठ लें। मैं बहुत फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो इसी में रहूँगा तो मुझे आपको बीमारियों के विषय में जो बहुत देना है वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। उसको भी आज मैं सोच रहा हूँ, आज नहीं तो कल तक खत्म करके। आपके कितने दिन बाकी बचे हैं स्वास्थ्य, कितने दिन बचे बाकी? 4 दिन बचे। वो जो 2 दिन में आपको बीमारियों के विषय में दे रहा हूँ वो मुझे देना और ज़रूरी, लेकिन ये भी देना ज़रूरी है, क्योंकि ये दूंगा तब तो आप मेरी मानेंगे। यूँ तो पुस्तकों में लिखा है, लेकिन मैं सुनाऊंगा तो आप सुनेंगे और वो मानेंगे। बाकी तो आप पुस्तकों के पढ़ना ना, आपके पास समय ना, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो इकट्ठा किया है वो ये मैं फास्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग लिख पा रहे, जो नहीं लिख पा रहे, तो आप यूट्यूब से विद्या शरणम से देखकर उसको लिख लेना, ठीक है ना। तो अनाज में जो ज्वार, मक्का, चना, मूंग, तुअर, मसूर, मटर,
सब्जी अभी क्या खानी ये बात चल रही है, लौकी, कुमड़ा, करेला, ककड़ी, है ना, कद्रू, ग्वार फली, सहजन की फली और पालक, है ना। फल में क्या लेना है, आषाढ़ की बात चल रही है, आम, अनार, सफ़ेद वाले ही ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना, कलर का ध्यान रखना, सफ़ेद भी आते, लाल भी आते, लेकिन सफ़ेद लेना है, ठीक। तरबूज, खरबूज, मौसम्बी, केला, जामुन, नारियल, आंवला, ठीक। मसाले, माताओं मसाले में गड़बड़ी होती है, मसालों को ध्यान रखना कौन से लेना है, जीरा, धनिया, काली मिर्च, हल्दी, मेथी, पुदीना, इलायची, पतली दालचीनी, मीठा नीम और पुरानी इमली, ये सब आपको मसालों में लेना है। अन्य क्या लेना है, तो देशी गाय का दूध, घी, छाछ, छेना, नारियल का तेल, गन्ना, वही जो था, देशी मिश्री, पुराना गुड़, खांड, सेंधा नमक, नींबू, मनुक्का, भींगे मेवे में सब वही। और इस समय क्या लेना है, तो बोले नीम की निम्बोली, मतलब नीम जो चैत्र मास में, एक और बात बता दूं मैं आपको, वो भूल गया मैं चैत्र वाली बात बताना कि भूल जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें साल भर मलेरिया ना हो, अगर आप चाहते हैं मैं मुझे बुखार ना हो, मैं बीमारी से बचूं, तो आप इसको नियम बना लें कि जब चैत्र में शुक्ल पक्ष की एकम से, शुक्ल पक्ष की एकम से पूरे शुक्ल पक्ष आप नीम की गोलियां खाएं। क्या खाना है, नीम की गोलियां खाएं। नया वर्ष लगता है ना, तो आप जब नीम की गोलियां खाएंगे तो उस नीम की गोली के माध्यम से आपको मच्छर भी काटेगा तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा और मलेरिया होगा ही नहीं पूरे 15 दिन तक। और पूरा अगर कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चैत्र में नीम को खाना चाहिए, उसके माध्यम से आपको कहीं भी किसी भी विषैले पदार्थ भी काट लेंगे तो उसका कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। अब कहाँ था मैं कि कम खाएं, क्या कम खाना है, गेहूँ, टमाटर, भिंडी, पपीता, सौंफ। देखो सौंफ के लिए मना कर रहे हैं, मैं मुझे समझ में नहीं आता है, आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा सौंफ देते हैं गर्मियों में, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कम खाओ। सौंफ को यहाँ पर कम खाना बोल रहे हैं, क्या कारण हो सकता है सौंफ को कम खाना, तो मैं ये बोलता हूँ कि इस समय वैसे ही पेट साफ होता है, सौंफ जो होती है गर्म भी होती है। अब आप लोग उसको ठंडा मानते हैं, लेकिन सौंफ गर्म होती पहली, वो पेट को रेचक होती है, और उस समय पेट साफ नहीं करना हमें, ऑलरेडी ही हमारे पास मल जो है उसे बंधा होना चाहिए, तो इसलिए सौंफ यहाँ मना कर रहे हैं, यहाँ भी कम खाना बोल रहे हैं। पपीता कम, सौंफ कम, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हिंग, अजवाइन, सज्जी खार, तेल, तिल, लस्सी और श्रीखंड, ये कम खाना है। कब कम खाना है, आषाढ़ में। अब ना खाएं ये बहुत जरूरी है, आषाढ़ मास में बाजरा, उड़द, कुल्थी, बैंगन, तुराई, है ना, गोभी, बेल, वैसे तो गोभी खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन बेल, अब देखो बेल में क्या ना खाएं, मैंने बता ही दिया था आपको कि बेल तो आषाढ़ में बिल्कुल भी चखना मत, ठीक। हापुस, केसर, सौंफ, अब देखो सौंठ, लौंग और जायफल, इमली, अलसी। अलसी बहुत लाभकारी है, लेकिन इन माहों में अलसी बहुत गर्म, अति गर्म होती है। और अरुण भैया ने एक बार हमको बताया था कि अलसी तो वैसे सीधे खाना ही मत। अरुण भैया एक बार आए थे संग में, मैं अलसी सबको चलाता था, सिकी हुई अलसी बहुत लाभकारी है। एक बार मैंने उसका लेक्चर सुना तो मैंने संग में स्पेशल अलसी बुलवाई और चालू कर दी। फिर भैया जी आए, अरुण भैया उन्होंने कहा नहीं, इस अलसी को चलाना भी हो तो सौंफ के साथ चलाओ तो वो ठीक रहेगी। तो आप इसके साथ, और मैंने इसको और इसकी अपेक्षा मैंने इसको चलवाया उसके साथ तो और फ़ायदा करा, मैं आपको बता देता हूँ, वो और फ़ायदा करेगी। सौंफ तो आपने बोल रहा हूँ, मैं सौंफ से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, वो जो आप अपन लेते हैं ना धना, धने की क्या बोलते हैं उसको आप, धने की दाल, बिल्कुल धने की दाल बोलते हैं ना, जो कहीं कहीं हम जब होटलों में जाते थे तो मतलब उसके बाद सौंफ के साथ वो धने की दाल मिलती थी, अब उसके साथ खाएं वो और उत्तम है, सौंफ से उत्तम है। अगर आप वो धने की दाल के साथ अगर आप उसको देंगे आपकी इसको अलसी को, वो अति उत्तम है, क्योंकि धने की दाल कैसा भी पित्त हो, किसी प्रकार की भी गर्मी बढ़ी हो, आप कुछ मत करें, उस धने की दाल को खा लें, पूरा पित्त शांत हो जाएगा। एक फक्का मार लें आप, पूरी गर्मी आपकी शांत हो जाएगी धने की दाल खाने से। इसलिए और तो आप उसको मेरे हिसाब से तो अलसी को धने की दाल के साथ लेंगे तो और उत्तम होगा। वो एक तरफ गर्म ले रहे हैं तो एक तरफ ठंडी चीज़ ले रहे हैं, दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा तो वो बहुत सुंदर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उस समय तो खाना ही नहीं है, लेकिन जिस समय खाना है उस समय के लिए बता रहा हूँ कि अब आषाढ़ में तो खाना ही नहीं है। मूंगफली, घी, बटर ये नहीं खाने वाली चीज़ चल रही है। पनीर,
दही बिल्कुल नहीं खाना है, आयोडीन, नमक, रिफाइंड तेल, सफ़ेद शक्कर, फ्रीज की ठंडी चाय, काफ़ी, पानी। अब उसी समय सबसे ज़्यादा लेते हो आप। बासी भोजन, होटल का भोजन, खमीर वाली चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि निश्चित मान के चलना ये जो आषाढ़ मास होता है इसमें बादल छाए भी रहते हैं, सूर्य का प्रकाश कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो जब वो पाचन शक्ति मंद हो जाती है ऐसे समय में अति अल्प भोजन करें। जितना कम भोजन करेंगे उतनी अच्छी बात है। और वर्षा के कारण जो भोजन में अचानक परिवर्तन भी होता रहता है ना, तो अब इसलिए आहार में समझदारी पूर्वक आहार करना चाहिए, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाए तो गर्म प्रगति ले लें, और मान लीजिए गर्म हो जाए तो ठंडी वाली चीज़ें ले लें। इसलिए विवेक के साथ पूरा मामला करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि अपन चलते हैं श्रावण मास, श्रावण मास में अब चलते हैं, और श्रावण मास में वही अन्न में क्या खाएं, अन्न में जौ खाएं। मैं बोल रहा हूँ जौ के लिए बहुत बोला है, बहुत कम माह है साहब जौ के लिए मना किया। मतलब जौ की रोटी अपने आप में अमृत का काम करती है, लेकिन कहीं भी किसी भी शुद्ध भोजन वाले के यहाँ जौ की रोटी नहीं मिलती है। मैं मानता हूँ वो स्वाद में अच्छी नहीं है लेकिन स्वास्थ्यकारी है, वो स्वाद में अच्छी नहीं है लेकिन स्वास्थ्यकारी। अधिकतर महीनों में आपको जौ की रोटी के लिए मिलेगा, बस ठंड के समय ही उसको निषेध किया जाता है जौ को। तो जौ, फिर उसके बाद अब श्रावण में बाजरा बोल दिया है, बाजरा ले सकते हैं, चावल, ज्वार, मक्का, मूंग और तुअर। सब्जी में आपके लिए सूखी सब्जी इस समय लेना है। क्यों? हरी सब्जी का बिल्कुल निषेध, श्रावण में हरी सब्जियां नहीं लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने आगम से नहीं बोला, नहीं तो बोलो महाराज जी आप हमें जैन धर्म नहीं। ये काय से नहीं लेना है? ये चातुर्मास वर्षा काल में नहीं लेना है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है सब्जियाँ बिल्कुल नहीं लेना है। ग्वार, बेसन का गट्टा, है ना, आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सूखी सब्जी आपको लेना है, हरी नहीं लेना। फिर उसके बाद ग्वार, फली। अच्छा, अब इसमें जो बहुत अच्छी बात बोली है वो ये बोलिए कि बेसन के गट्टे इस समय लेना है। अब क्यों बोले हैं आप समझना, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बेसन जो होता है वो गट्टे जो है अंदर जाके इस पानी को सोखते हैं, तो इस समय बेसन के गट्टों को खाना चाहिए, स्पेशली ये होनी चाहिए। तो बेसन का गट्टा, पापड़ लें, पानी को सोखता है वो जाकर। मंगोड़ी लें, जब मंगोड़ी होती है, भजिया होती है, वो लें, वो वही पापड़, वो भी क्या अंदर जाके पानी को सोखती, कि हेड पूरे उसमें पानी पानी रहता है। टमाटर, सहजन की फली, कक्को, है ना, और दाना, मेथी दाना। यहाँ पर इस समय आप मेथी दाने को भी आप ले सकते हैं, मेथी दाना भी ले सकते हैं। और ककोड़ा, अब ककोड़ा क्या होता है मुझे तो नहीं पता, मैंने लिख लिया। अरे पकोड़ा नहीं, ककोड़ा, ककोड़ा क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने देखा लेकिन लिखा मिला तो मैंने इसको लिख लिया, ककोड़ा लेना है। ठीक, अब ककोड़े के बाद यहाँ फल में बोल रहे हैं, केला, सफ़ेद अनार, चीकू, नाशपाती। एक बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे इस पर पढ़ना है। इस सब 2-3 जगह मुझे मिला, लाल अनार नहीं बोल रहे हैं, सफ़ेद अनार बोल रहे हैं। अरुण भैया कुछ है क्या इसको अनुभव, क्या इसका कुछ विशेष है क्या कुछ सफ़ेद अनार का? अच्छा, आयरन कम रहता है सफ़ेद अनार में इसलिए। अच्छा ऐसा है, इसलिए बार बार सफ़ेद सफ़ेद का 2-3 जगह पढ़ने में आया। सफ़ेद अनार ही लेना, लाल अनार का निषेध करना है, क्योंकि वो देसी होता है और वो जो लाल होते हैं विदेशी होते हैं। अच्छा ऐसा है, तो सफ़ेद अनार ठीक, और वो शायद छोटे भी होते हैं, वो छोटे होते हैं सफ़ेद अनार। तो सफ़ेद अनार लेना है, चीकू, नाशपाती, आंवला और नारियल। इसका सेवन करना फलों में, मतलब कच्चा नारियल होगा इसमें, फल है तो कच्चा ही होना चाहिए। आंवला भी इस समय कच्चा ही होना चाहिए। अब मसाले, सौंठ, काली मिर्च, हल्दी, हींग, अजवाइन, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, सूखा धनिया, मेथी, मीठा नीम, कड़ी पत्ती, इलायची, पतली इलायची लेना चाहिए। अब अन्य क्या और क्या है, तो बोल दिया वही पकोड़े। पकोड़े मतलब वही मैंने कहा था ना कि उस समय पानी गिरता है तो लेना चाहिए। घी गाय का अवश्य लें। दही, कल सलील जी आए और हमने उनसे कहा, हमने आप इसलिए वो सलील जी से बोल दिया कि डॉक्टर की बात सब लोग मान लेंगे, तो उन्होंने उल्टा काम कर दिया। पर उन्होंने जो बात बोली वो इतनी अच्छी बोली, बोले महाराज जी आपको गिर गाय का ही घी लेना चाहिए। बोले गिर गाय के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमताएं, इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो आप रोज़ 1 से 1.5 चम्मच, लेकिन ज़्यादा नहीं। कितना बोला है सुन लो कान खोलकर, 1 चम्मच और आधी की सहित 2 चम्मच, आधी कटोरी चलता है यहाँ तो। बोले इतना ही घी, लेकिन लेना गाय, गिर गाय का ही है और किसी का नहीं। और बहुत लाभकारी है, वो पित्त को शमन करेगा, ताकतवर है, ऊर्जावान है, तो आपको उस घी को लेना चाहिए। कौन से घी को?
गिर गाय के घी को लेना चाहिए। तो गिर गाय का घी यहाँ पर उन्होंने बोला है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दही छाछ, मतलब सोचना आप श्रावण मास में दही भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं। लस्सी, सोंठ वाला दूध, दूध तो लेना है लेकिन कौन सा, सोंठ वाला दूध लेना है। फिर खांड, गुड़, सेंधा नमक, नींबू, काला नमक, खजूर, खजूर लेना है। हरड़, हरड़ लेना ही है श्रावण मास में, हरड़ को जरूर लेना है, जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। चिरायता, भीगे मेवे, मतलब यहाँ पर इस समय चिरायता क्यों लेना है, क्योंकि पानी में इन्फेक्शन हो जाता है, मलेरिया के चांस रहते, इसलिए चिरायता का सेवन इस समय करना चाहिए। नहीं करोगे तो फिर आप भाद्र मास में क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। वो मलेरिया इस समय आता है, वायरल चलता है, इसलिए चिरायता इस समय लेना चाहिए। थोड़ी मात्रा में ले, आधी एक कटोरी ले, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और नहीं रहेगा तो वो इन्फेक्शन करेगा, वायरल होगा, बुखार सर्दी खांसी से आप पीड़ित हो जाओगे। बादाम, चिरौंजी और मनुक्के को भीगे हुए लें। कम खाएं, गेहूँ, मठ, उड़द, कुल्थी, मसूर, चना, लौकी, असो लौकी तो बहुत सदाबहार है लेकिन इस समय कम खाएं। करेला, ककड़ी, पपीता, सज्जी खार, लौंग, जायफल, मूंगफली तेल, छेना, गन्ना, गन्ना जो है इस समय नहीं खाना है। और देसी मिश्री, काजू, पिस्ता, खमीर वाली चीज़ें कम खाएं, ना खाएं। क्या नहीं खाना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं खाना है, फिर भी वो बता दिया तो लिख लिया। बैंगन बिल्कुल नहीं खाएं, तोरई, कंदरू, भिंडी, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, तरबूजा, खरबूजा, हरी मिर्च, हरा धनिया, इमली, रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, डेयरी का घी, बटर, दूध, पनीर। अच्छा, दूध पनीर नहीं खाना है श्रावण में। हाँ, श्रावण में वैसे दूध नहीं लेते, नहीं है दूध, ठीक मैंने भी लिखा था, दूध नहीं लेना है श्रावण मास में, पनीर नहीं लेना है श्रावण मास में। मावा, सफ़ेद शक्कर, आयोडीन नमक, फ्रिज का ठंडा चाय का भी दिन, बासी भोजन और होटल का भोजन। श्रावण मास में होटल के भोजन के लिए स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं, निश्चित मान चलना। तो इतनी चीज़ें आपको नहीं खाना है। और श्रावण के बाद आता है अगला भाद्रपद, मैं चाह रहा हूँ पूरी हो जाए, है ना। भाद्रपद, तो भाद्रपद जो है इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो भाद्रपद में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी बात तो पूर्णिमा के बाद जब भाद्रपद के अनुसार खान पान में परिवर्तन करना है, क्योंकि श्रावण माह में एक समय भोजन करना, ध्यान रखना इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप श्रावण और भाद्रपद में एक समय भोजन करो। वैसे ही हमारे यहाँ उस समय आता ही है, ठीक है ना। वो प्रारंभ हो जाता है 32 दिन के एकासन प्रारंभ हो ही जाते हैं। तो यहाँ एक माह बोलो जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा, इसलिए हम 32 दिन के एकासन कराते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा रहेगा कि श्रावण माह में एक समय भोजन करने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक। तो क्या है, बैंगन, तुरई, अरबी, जमी कंद बिल्कुल नहीं खाएं, ककड़ी नहीं खाएं, कुदरू नहीं खाएं, फूल गोभी, पत्ता गोभी वैसे नहीं खाना, लेकिन इस समय बिल्कुल नहीं खाएं। बैंगन बिल्कुल नहीं खाएं, पालक बिल्कुल नहीं खाएं, तरबूज, खरबूज बिल्कुल नहीं खाएं, हरी मिर्च, हरा धनिया बिल्कुल नहीं लें, इमली बिल्कुल नहीं खाएं, घी, बटर बिल्कुल नहीं लें, तेल, मावा, पनीर, लस्सी, दही, काजू, पिस्ता, आयोडीन नमक नहीं लेना है। सफ़ेद शक्कर, ठंडा चावल, काफ़ी, बासी भोजन, होटल का भोजन बिल्कुल नहीं खाएं। 8:56 हो गया है। आगे 6 महीने कल बहुत फास्ट बोलूँगा मैं, ठीक है ना, आप लोग उसमें देख लेना। आगे के 6 महीने कल आपको बता दूंगा। और परसों से आपको जो विशेष बीमारियां हैं, जो आपके शरीर में व्याधियां हैं, जो अनुभूत प्रयोग है, आज दिन में मेरे को पढ़ने का मौका देना ताकि मैं उसको व्यवस्थित कर सकूँ, अलग अलग जगह इकट्ठे करके रखें, उनको एक कागज़ पर लिखकर आपको व्यवस्थित बता सकूँ। जो अनुभूत प्रयोग है उसकी चर्चा अपन परसों, या अगर मन बन गया तो कल ही कर लेंगे, ठीक है। तय रखते हैं, अपना समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि विश्व के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वजदारे तम बंद मानस ममा।